बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स 251 हमारे पास कोर्स कोड है और लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था फिज़िकल पेंडुलम, और फिज़िकल पेंडुलम की हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। आज हम फिज़िकल पेंडुलम का टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। द टाइम टेकन बाय अ फिज़िकल पेंडुलम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ अ फिज़िकल पेंडुलम। यानी कि फ़िज़िकल पेंडुलम को अपनी एक ऑसिलेशन या अपना एक जो राउंड ट्रिप है या अपना जो एक वाइब्रेशन है वो कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है डेट इज़ नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द फिज़िकल पेंडुलम। तो फिर इसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा फिज़िकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, डेट विल बी आ टी इज़ इक्वल 2π/ओमेगा। यहाँ पर 2π आपके पास कांस्टेंट है और ओमेगा यहाँ पर आपके पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा की वैल्यू हमने लास्ट टाइम ड्राइव की हुई थी कि ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, √k/i। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला आपके पास बन जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू टी ओमेगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2π/√k/i। अब अगर इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर इसकी जो फाइनल इक्वेशन आपके पास बन के आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल्स टू टी इज़ इक्वल टू 2π/i/mgd। ओके जी। तो इसी तरह लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो k की वैल्यू डिसाइड की थी, जो कि k की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट भी की थी, डेट वाज mgd। तो यहाँ पर जब हम k की वैल्यू इंसर्ट करवा देंगे तो डेट विल बिकम्स i/mgd। तो ये बेसिकली आपके पास फार्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द फिजिकल पेंडुलम। इसके बाद हम बात करेंगे जिसके रोटेशनल इनर्शिया की बात करेंगे। रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया आपके पास जो है ना वो फिजिकल पेंडुलम के लिए हम यहाँ पे अगेन टाइम पीरियड को कंसीडर करेंगे। टाइम पीरियड हम लोगों ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया हुआ है, टी इज़ इक्वल्स टू 2π/mgd। तो अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर लेंगे। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने के बाद वी विल गेट टी स्क्वेयर 4π² इंटू i/mgd आपके पास रह जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन से अगर हम i की वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी टी स्क्वेयर 4π²i/mgd। इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4π² टी स्क्वेयर mgd। एंड यहाँ से आपके पास जो i की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, डेट विल बी टी स्क्वेयर mgd और आपके पास आ जाएगा 4π²। तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द फिज़िकल पेंडुलम। अब हम यहाँ पर फिज़िकल पेंडुलम का एक स्पेशल केस है, हम उस स्पेशल केस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। स्पेशल केस, स्पेशल केस में हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पाइवोट, यानी कि जहाँ पर हम लोगों ने अपने सिंपल पेंडुलम को फिक्स किया होगा, और उसका सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर आपका जो मास है हमने वो हैंग किया हुआ है, ठीक है, और उसका जो वेट है या जो भी आपके पास आपने यहाँ पर मास या वेट को हैंग किया हुआ है, तो उनका जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि जितनी लेंथ होगी उतना ही आपका जो पेंडुलम है वो अपने ऑसिलेशन का डिस्टेंस कवर करेगा। आप यूँ उसको कंसिडर कर लें कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम का सेटअप है और यहाँ पर हमारे पास कोई भी मास m जो है वो अटैच है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने हैंग किया हुआ है। अब लेट्स सपोज कि ये इसकी लेंथ है विच इज़ बेसिकली द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और आपका जो पेंडुलम है जब ये ऑसिलेट करेगा, जब ये वाइब्रेट करेगा, तो ये इतना ही डिस्टेंस कवर कर ले जितना इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर फिर आपके पास जो d होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा, बेसिकली ये d होगा, ये जो कवर करेगा डिस्टेंस ये d होगा आपके पास। तो d इज़ इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। तो फिर इस केस में आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिजिकल पेंडुलम। तो इसकी इक्वेशन आपके पास हो जाएगी आई इज इक्वल्स टू एम डी स्क्वेयर आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर डी इज इक्वल टू एल है, तो आई आपके पास हो जाएगा एम एल स्क्वेयर आपके पास हो जाएगा। सो यहाँ पर अगेन हमने जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया हुआ था उसकी इक्वेशन को हम यहाँ पे रीराइट करेंगे। तो डेट वाज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वेयर रूट आई ओवर एम जी डी आपके पास है। तो यहाँ पर हम आई की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, तो वी विल गेट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वेयर रूट एम एल स्क्वेयर ओवर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एम जी डी। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपका जो d है, तो d बेसिकली यहाँ पे हमारे पास l के बराबर है, तो डेट विल बिकम्स t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वेयर रूट l स्क्वेयर m आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m g l आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो मैथ है वो मैथ के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट t इज इक्वल 2 पाई स्क्वेयर रूट l ओवर g। तो दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और ये आपके पास है स्पेशल केस कि जब आपके पास जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंडुलम है इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट केस है आपके पास कि जब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन आपके पास जो होगा फिजिकल पेंडुलम का, इसमें हम बात करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम equals to the time period of simple pendulum. Time period of simple पेंडुलम, यानी कि हम सिंपल पेंडुलम के केस में हमने जो कैलकुलेट किया था टाइम पीरियड वो, और फिजिकल पेंडुलम के केस में हमने जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था उन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम डेट वाज टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपका जो 2 पाई है वो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयर रूट आपका स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी ओनली हैव द टर्म्स एल ओवर जी दैट इज इक्वल टू आई ओवर एम जी डी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो स्मॉल जी है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड वी ओनली हैव द टर्म एल ओवर आई ओवर एम डी। अब ये आपके पास है इक्वेशन, आपके पास है ऑसिलेशन ऑफ फिजिकल pendulum, that is the oscillation of physical pendulum। तो यहाँ तक था जी हमारा टॉपिक फिजिकल पेंडुलम के बारे में जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट किया था, और आज हमने उसका टाइम पीरियड और उसका स्पेशल केस और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन को हमने डिस्कस किया है। तो डेट इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल पेंडुलम। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है एंड विच इज़ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा जी, इससे पहले हम लोगों ने दो तरह की मोशंस को डिस्कस किए हैं। नंबर 1 आपके पास था कि आपके पास सिंपल पेंडुलम का केस था, और नंबर 2 आपके पास फिजिकल पेंडुलम था। समहाउ दोनों के जो कैलकुलेशन है वो ऑलमोस्ट एक तरह से ही हैं। अब फिजिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम केस में हम लोगों ने यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है
एयर रेजिस्टेंस, एंड नंबर 2 फ्रिक्शन, एंड नंबर 3 एक्सटर्नल फोर्स। इन तीनों को हमने क्या किया हुआ था, इग्नोर किया हुआ था। यानी कि सिंपल पेंडुलम के केस में और फिजिकल पेंडुलम के केस में आपके पास हमने एयर रेजिस्टेंस को, फ्रिक्शन को और कोई भी एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसको हमने क्या किया हुआ था, इग्नोर किया हुआ था। इसका मतलब ये है कि फिर आपका जो ऑब्जेक्ट था वो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा था, फ्रीली ऑसिलेट कर रहा था, और उसके ऊपर जो है ना वो एक ही फोर्स एक्ट कर रही थी, डेट वाज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। लेकिन अब हम लोगों ने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में हमने ये डिस्कस करना है कि आपका जो मीडियम है, आपका जो मीडियम है या आपका जो सिस्टम है वो कहाँ पे है, अंडर सम रिस्टोरिंग फोर्स या अंडर सम फोर्स आपके पास है। यानी कि आपका जो भी फिजिकल पेंडुलम है या जो भी आपका सिंपल पेंडुलम है, अब उसके ऊपर कोई ना कोई जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही हो, तो फिर वो जो सेटअप आपके पास होगा दैट इज़ नोन एज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसके हम डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फिर इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या बनेगी, द ऑसिलेटर which moves in a resistive medium under restoring force is called damped harmonic oscillator, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या करेगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या करेगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। अब अगर इसकी हम वेव फॉर्म की बात करें तो इसकी जो वेव फॉर्म आपके पास है वो कुछ इस तरह से बनेगी, लाइक डैट कि आपकी लेट्स सपोज कि ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, मीन पोजीशन है, और ये आपके पास जो पॉजिटिव x वैल्यू है और ये आपके पास नेगेटिव, यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यू पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम वैल्यू नेगेटिव, या मैक्सिमम वैल्यू और ये आपके पास क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो आपका जो ऑसिलेटर है वो इनिशियली तो उसने इतना एम्पलीट्यूड जो है वो कवर किया स्टार्ट में, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इस एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हाइट of the wave from its mean position, maximum height gained by a wave या maximum height of the wave from its mean position, कि अपनी मीन पोजीशन से आपकी जो वेव है वो मैक्सिमम कितनी हाइट पर जा रही है, that is called amplitude of the wave। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में आपका जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होगा वो क्या करेगा, ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मीडियम के पास जो एनर्जी होगी वो यूज़ हो जाएगी सम आपके पास अगेंस्ट द फ्रिक्शन, अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस और अगेंस्ट टू ओवरकम द एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर आपका जो ऑसिलेटर होगा या आपका जो सिस्टम होगा इसको मोर एंड मोर वर्क डन करना पड़ेगा अपनी ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो फिर क्या होगा
कि इस तरह की जो ऑसिलेशंस आपके पास होंगी वहाँ पर उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपका जो ऑसिलेटर होगा उसके पास जो एनर्जी है या उसके पास जो पावर है वो पावर जो है वो कंज्यूम्ड होना शुरू हो जाएगी, कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी टू ओवरकम द एक्सटर्नल फोर्स, के जो भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है उस फोर्स को कम करने के लिए या अपने उस ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपका जो सिस्टम वर्कआउट कर रहा है तो उसको वर्कआउट के दौरान उसके पास जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाएगी या फिर वो कंज्यूम हो जाएगी। तो डैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, विच इज़ द ऑसिलेटर विच moves in a resistive medium under restoring force is called डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और डैम्प्ड हार्मोनिक केस में आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।